ठीक है, पहला कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल, और फोर्थ है कार्बोनेट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 चैप्टर साथ लेके चलेंगे। पहला कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर से सिर्फ एक टाइप की चीज आनी है, इक्वेशन बैलेंसिंग। इक्वेशन बैलेंसिंग आएगा, और जब टफ क्वेश्चन होगा तो बोलेगा एक कंपाउंड ए हैविंग द फॉर्मूला दिस कुछ भी देगा फॉर्मूला, उस पर बेस्ड रिएक्शंस होंगी। और चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट है कंपाउंड। कंपाउंड से एक क्वेश्चन बनेगा जरूर, ठीक है। जो द्वारा जितने मेथड्स हैं NaOH बनाने का, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहां से क्वेश्चन बनेगा, लैंग्वेज होगी उसमें, ठीक है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा। पहले हम पहला चैप्टर रिवीजन करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नॉर्मल डिफिनेशन पता है, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं जनरली वो अंडर कैटेगराइज किए हैं केमिकल रिएक्शन में, अगर उसमें हम शो कर दें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अगर उसी केमिकल रिएक्शन को हम अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। नॉर्मल चीज है, इक्वेशन 2 टाइप की तुम्हें मिलेगी, कौन कौन सी मिलेगी, बैलेंस और अनबैलेंस। और बिल्कुल नॉर्मल चीज तुम्हें पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, रिएक्टेंट और ये सबको पता होगा, नॉर्मल चीज है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं इनिशियली, जिनको हम लेके चलेंगे, और प्रोडक्ट क्या होंगे, जो फाइनली बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब होता है, अगर कोई भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी तो क्या होगी वो, और अगर नहीं फॉलो करेगी तो क्या होगी। और ये लॉ आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 9th में था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10th इतना टाइम तो होगा नहीं कि मास सबका जोड़ो, तो यहाँ पे जनरली तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स। तुम्हें पार्टिकल देखने हैं, रिएक्टेंट साइड कितने और प्रोडक्ट साइड कितने, उनको इक्वल करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहां पे मिले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिलके बना रहे हैं HCl, ठीक है। अगर इसको हम लिख दें कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl, तो ये तो रिएक्शन हो गया, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी को हमने किसमें लिखा है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स यहां पे, लेकिन यहां पे कितने टाइम्स है, तो यहां पे कम है। बैलेंस करने के लिए कोई भी डिजिट हमेशा आगे मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे नहीं, ठीक है। तो यहां पे आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगी। अब इस चैप्टर की जो मेन स्टार्टिंग है वो, ये तो बेसिक हो गया, मेन स्टार्टिंग होगी टाइप ऑफ इक्वेशन से, जो होती है 5 टाइप की आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ा रहे हैं सीधे। पहला कौन सा टाइप होता है, एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन या कॉम्बिनेशन। ये तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से मिलेगी, वर्ड चेंज होगा, क्या बोलेंगे इसको, एडिशन रिएक्शन। पहली तुम्हारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी कौन सी होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवी रिडॉक्स। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पांचवी है वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। पांचवी कौन सी होती है, रिडॉक्स। ये 5 टाइप की इक्वेशन है जो तुम्हें इसमें सीखनी है। इसके अलावा भी होती है, फिर इनके टाइप्स में आते हैं। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में या तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो इनमें भी 2 टाइप होते हैं, फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसके बाद जब यहां पे आओगे डिस्प्लेसमेंट में, तो यहां पे इंट्रोड्यूस होगी पहली बार रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और वहां बने कोई ना कोई प्रेसिपिटेट, तो यहां पे होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर स्पेशल टाइप में पढ़ते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इतने टाइप की हैं इसमें। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है बोर्ड में, इक्वेशन देगा तो उसे टाइप पूछे किस टाइप की रिएक्शन है, ऑप्शन होते हैं उसमें एंड करके। जैसे कोई इक्वेशन दे दिया उसने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये बन रहा है तुम्हारा जिंक सल्फेट प्लस, तो वहां पे ऑप्शन ए होगा डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी होगा प्रेसिपिटेशन,
ऑप्शन सी होगा कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी होगा तुम्हारा डिकम्पोजिशन। अब जो राइट ऑप्शन है हो सकता है मोर देन वन करेक्ट हो, ए एंड बी बोथ, प्रेसिपिटेट भी बन रहा हो, डिकम्पोज भी हो रहा हो, तो नीचे ऑप्शन दिया होता है ए एंड बी बोथ, ओनली ए ओनली बी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, क्योंकि एक रिएक्शन में यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट भी बनता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। कलर का जो भी क्वेश्चन होगा, व्हाइट कलर कंपाउंड, ब्लैक प्रेसिपिटेट, वो यहीं से बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट से, वो कहीं से नहीं बनेगा। रेडॉक्स स्पेशल होता है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन के यही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। रेडॉक्स में कितने वर्ड, दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब क्या है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या है, या तो रिएक्शन रिडक्शन में होगी या ऑक्सीडेशन में होगी, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी रिएक्टेंट होंगे लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कितना होगा, एक। इसका एक एक्सेप्शन है सिर्फ, उसमें दो रिएक्टेंट होंगे, दो प्रोडक्ट होंगे, बस सिर्फ एक है। बाकी हर जगह तुम्हें जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, नाम ही है कॉम्बिनेशन, सारे कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉमन इक्वेशन लेंगे, ए प्लस बी क्या बनाएगा, ए बी या सी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हमने CaO प्लस CO2, क्या बनेगा ये CaCO3, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एग्जांपल लिया हमने CaO प्लस H2O, क्या बनेगा ये CaOH होल ट्वाइस, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जांपल लिया हमने H2 प्लस Cl2, क्या बनेगा ये 2HCl, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब इन तीन रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो जो ये रिएक्शन है CaO प्लस H2O, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, क्या बोलते हैं, इसमें हाई अमाउंट में हीट भी निकलती है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में यही क्या हो जाएगी एक्सोथर्मिक, क्या हो जाएगी, क्योंकि स्लेकिंग ऑफ लाइम में जब क्विक लाइम रिएक्शन करता है वाटर से, इसका नाम क्विक लाइम हो गया, ये वाटर हो गया, जब क्विक लाइम रिएक्शन करता है वाटर से तो बनता है स्लेक्ड लाइम, और ये रिएक्शन कहलाती है स्लेकिंग ऑफ लाइम, ये एक्सोथर्मिक है। तो इस रिएक्शन में दो नेचर है, कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है, समझ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, चीजें डिस्प्लेस्ड होंगी, डिकम्पोज होंगी, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोज होंगी। यहां पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा, ब्रेक होके मोर देन वन प्रोडक्ट देगा, मोर देन वन, कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, इसका यहां पे है, लास्ट में बताएंगे भी, इसका एक्सेप्शन एक है सिर्फ, यहां पे कोई नहीं है, ठीक है। एग्जांपल हम लेना चाहें तो CaCO3 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2, अगर हम 2HCl को ब्रेक करें तो क्या बनेगा H2 और, तो ये सारे के सारे क्या है डिकम्पोजिशन के एग्जांपल हैं। यहां पर ये समझ में गया ना, दो टाइप की रिएक्शन है इसमें, ये भी स्पेशल रिएक्शन है, H2 प्लस Cl2 ऐड क्या बना रहे हैं 2HCl ब्रेक हो क्या बना रहा है, मतलब यहां रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, और यहां क्या मिल रहा है प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है रिएक्टेंट, तो यहां पर ये साइन यूज करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों साइड हो रही है, तो ये भी दो टाइप के नेचर शो कर रही है, एक कौन सा है रिवर्सिबल और एक कौन सा है कॉम्बिनेशन, समझ गए। रिवर्सिबल में क्या आराम ये होती है, पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा ये साइन, साइन ऑफ रिवर्सिबल फिक्स होता है, बाकी चीजें साइन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हीट लिख के आएगी नहीं, समझ गए। अब डिकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं रफ करके, इसको समझ में आ गया ना, 5 टाइप ही फोकस करने हैं सिर्फ। अगर आप पेपर उठा के देखोगे बोर्ड का, एक्सो इंडो पे बहुत रेयर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन या कॉम्बिनेशन में बनेगा या डिस्प्लेसमेंट में या डिकम्पोजिशन में रिडॉक्स में, यही 5 हेडिंग एनसीईआरटी में गिवन है, और पेपर के लिए एनसीईआरटी को ही फोकस करना है। अगर आपने लाइन टू लाइन फोकस कर लिया तो कोई क्वेश्चन बैंक नहीं करनी पड़ेगी, लाइन टू लाइन जितनी एक्टिविटी है इंटेक्स्ट बैक और जो एग्जाम्पल होते हैं, खाली इतना कर लो, एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाएगा पेपर साइंस में। अब तुम्हारा कौन सा रिएक्शन आएगी डिकम्पोजिशन, इसको ध्यान से देखना क्योंकि डिकम्पोजिशन से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, वो 3 कंडीशन में पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स एक्चुअली में सब टाइप है डिकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है वहां पे, ठीक है।
क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन अब उसमें डिकम्पोजिशन भी होता है, कहीं कहीं एडिशन भी होता है, तो उसको अलग कर दिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन अगर हीट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, इसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर तुम किसी को हीट करके डिकम्पोज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। चैप्टर नंबर 3 में इसका बहुत यूज है, मेटलर्जी में। यहां पे फर्नेंस वर्ड यूज किया गया है। सारी जो फर्नेंस होती हैं मोस्टली वो कौन सी रिएक्शन शो करती हैं? इसी को बोलते हैं थर्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? ठीक, अगर यहां पर तुमने करंट पास किया है, क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? ठीक है, और अगर यही हम लाइट पास कर देंगे तो क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। या क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस। ठीक है, देखो थर्मल का मतलब होता है हीट, तभी थर्मो वर्ड यूज किया है। थर्मल एक्सपेंशन वर्ड सुना होगा। क्या मतलब होता है थर्मल का? हीट। करंट का मतलब ही इलेक्ट्रिक होता है, तो कौन सा वर्ड यूज किया हमने? इलेक्ट्रोलिटिक। फोटोलिटिक वर्ड क्यों यूज किया पता है? क्योंकि लाइट को फोटोन, लाइट के जो पार्टिकल है फोटोन फॉर्म में आते हैं, तभी यहां पे क्या वर्ड यूज किया हमने? फोटोलिटिक। हीट अगर ट्राइंगल बना तो क्या समझ जाएंगे हम? वहां पे हीट आ रही है। करंट डायरेक्टली लिख के आता है। ठीक है, सनलाइट, लाइट से क्या लिखा होगा? सनलाइट, या लिख के आएगा, या कभी कभी इस टाइप का सिंबल बन के आ जाता है। इस सिंबल को बोलते हैं एच न्यू। क्या बोलते हैं? ये सनलाइट की एनर्जी बताता है। और तुम्हें पता है कि सनलाइट की एनर्जी पर डिपेंड होती है रिएक्शन। अगर एनर्जी बहुत कम होगी तो रिएक्शन हो पाएगी, इनिशिएटिव नहीं होगी। ठीक, सनलाइट की एनर्जी पे डिपेंड करती है रिएक्शन, तो कभी कभी एच न्यू लिख के आएगा। अगर एच न्यू लिख के आए तो वहां कंफ्यूज ना होना, वो सनलाइट ही है। ठीक है, एक दो इसके बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं, सिल्वर ब्रोमाइड टाइप के एग्जांपल है, वरना इसमें एग्जांपल बहुत कम बनते हैं, क्योंकि सनलाइट में इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो किसी चीज को ब्रेक कर दे। तो बहुत कम कंपाउंड है जो सनलाइट के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर जाते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, बाकी आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ब्रेक होगा नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, फिर कराएंगे क्वेश्चंस जो मेन है। ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज जानते हो? फिजिकल चेंज क्या होता है? कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और केमिकल में बनेगा। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, एसर्शन रीजन में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये वर्ड याद हो, 9th में था, 10th में नहीं होता है, लेकिन चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग के दिन में कहा था केमिकल चेंज को अंडर कैटेगराइज किया गया है केमिकल रिएक्शन में, बोला था ना बर्डन नहीं है, तो वहां से फिजिकल केमिकल चेंज भी पता होना चाहिए। ठीक, अब कौन सी रिएक्शन आएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे यही रिएक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम वर्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वर्ड अलग अलग है, कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एडिशन। सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। मतलब इसका क्या डिस्प्लेसमेंट का? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, और ये एलिमेंट की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो डिस्प्लेस करेगा, कम होगी नहीं करेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल लें हम यहां पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। क्या एग्जांपल लें हम? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहां पे क्या होगा? जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस। लेकिन यहां पे एक वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं, कौन सा? रिएक्टिविटी। मानो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए पेपर में, Cu प्लस ZnSO4, तो आप लोग क्या करते हो? जल्दी में गलती कर देते हो तुम लोग। बस एक ही चीज सीखे होगी, जिंक को हटाना है कॉपर से, आप लोग ये सोचते हो कॉपर को जिंक से हटा देंगे, क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट प्लस
जिंक। अब आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन सही है ये, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिंक कॉपर को हटा सकता है, रीजन है कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट में एक नया कॉन्सेप्ट पता चलता है हमें, कौन सा? रिएक्टिविटी का। हर एक रिएक्शन केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट सेम ऐसा ही रहता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है बीच में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड होंगे। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा, कंफर्म रहता है। जैसे एग्जांपल लेना चाहे, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। पहला वाला वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? यहां पे ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? प्लस किससे मिलेगा? माइनस से। तो Na किससे मिलेगा? Cl से। कितने Na है? और Cl, तो क्या बन जाएगा? 2NaCl। बचेगा क्या? एक हम एरो बना देते हैं, एक यहां पे हम क्या कर देते हैं? एक एरो बना देते हैं। एरो अगर नीचे बन रहा है तो इसका मतलब क्या बन रहा है वहां पे? प्रेसिपिटेट। अगर एरो ऊपर बन रहा है तो क्या मतलब है? गैस। अगर आप किसी रिएक्शन में ये नोटेशन लिख देंगे तो वो रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बन जाती है। अच्छा, रिएक्शन इंफॉर्मेटिव होगी तो आपके नंबर भी अच्छे हो जाएंगे। इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है कॉपर सल्फेट हमेशा एक्वस में रहता है। ठीक, और जिंक किसमें आता है? सॉलिड में। तो जिंक सल्फेट क्या बन जाएगा? एक्वस। कॉपर क्या बन जाएगा? सॉलिड। ये नोटेशन हो गई, तो ये इंफॉर्मेटिव हो गई तुम्हारी रिएक्शन। अगर रिएक्शन इंफॉर्मेटिव लिखोगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, वरना नंबर मिलेगा इस पे भी, लेकिन एक इंप्रेसिव मार्क होता है ना, इंप्रेशन चेक करने के ऊपर होता है, वो यहां पे अच्छा बनता है। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन। एरो नीचे है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। एरो ऊपर है तो क्या बन रहा है? गैस इवोल्यूट हो रही है। और गैस के कलर याद होना चाहिए। ब्राउन गैस एक होती है, ब्राउन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस याद रखना ऑलवेज। अभी हम लिखवा भी देंगे, टेंशन ना लो। इसके बाद एक मेन रिएक्शन आ रही है, कौन सी? रेडॉक्स। रेडॉक्स को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि रेडॉक्स से एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन एक है न्यूट्रलाइजेशन वाला, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रियलिटी में लगता है कि NaClH2O बना, रियलिटी में लिखते हैं ना, लेकिन रियलिटी में दिखता है एक ही है ना, ब्राइन। तो रियलिटी में उसको हम कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, ये एक्सेप्शन। और यही नहीं है, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन है सब इसी के अंडर कैटेगराइज हो जाती है। रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एज वी नो वेरी वेल। पहला कौन सा होता है? रिडक्शन। दूसरा कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? एज वी नो वेरी वेल, रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है, यहां हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये डेफिनेशन यहीं पे नहीं रुकती है। अगर हाइड्रोजन ऐड हो, हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है? अगर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है वो रिडक्शन होगा। और अगर ओ पे कौन सा चार्ज होता है? अगर कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो भी वो क्या है? रिडक्शन। सेम कॉन्सेप्ट हम उस पर अप्लाई कर देते हैं सेकंड वाले पे, किस पे? ऑक्सीडेशन पे। जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ। अब ऑक्सीजन की जगह क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसकी जगह क्या हो सकता है? इलेक्ट्रो। जनरली सिंपल वे में हम ये सीखते हैं कि अगर O जुड़ेगा तो हमारा ऑक्सीडेशन है, H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अब O से सोचते हैं ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन है, बाकी सब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। लेकिन हर इक्वेशन में O नहीं होता है, कहीं कहीं निगेटिविटी भी काम कर जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दे देगा। अब रेडॉक्स क्या है? रेडॉक्स में क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कुछ रिएक्शन ऐसी आती हैं जिनमें रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, आइडेंटिफाई करने को आएगा, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होती है, उसके ट्रिक बताएंगे भी। ठीक है,
एग्जाम्पल लिया हमने C+O2, क्या बनेगा? अब ये क्या है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। क्या है ये? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एग्जाम्पल लिया हमने 2Li+H2, क्या बन रहा है? क्या हो रहा है? ये एडिशन हो रहा है भाई। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम ये पूछते हैं 2Na+Cl2, क्या पूछे? ये क्वेश्चन है हमारा 2Na+Cl2, 2Na+Cl2। अब आपसे पूछा गया है 2NaCl बन रहा है, क्या बन रहा है? और क्वेश्चन यहां पे ये है कि ऑक्सीडेशन कहां है, रिडक्शन कहां है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे Cl जुड़ रहा है, क्या ऐड हो रहा है यहां पे? Cl पे चार्ज कौन सा है? निगेटिव। निगेटिव पे जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पढ़ा अभी भाई, O जुड़े या निगेटिव एलिमेंट जुड़े वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो कुछ बच्चे सोचेंगे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि यहां पे Na जुड़ रहा है Cl के साथ, Na पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। भाई कुछ ने क्या सोचा है? ऑक्सीडेशन। कुछ ने क्या सोचा है? आप लोग क्या सोचना है? प्लस भी जुड़ रहा है, माइनस भी जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ये रिडॉक्स है। क्या है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? रिडॉक्स। अब माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि रिडॉक्स है, समझ में आ गया। रिडक्शन भी होगा इसमें, ऑक्सीडेशन भी होगा, हो कहां पे रहा है? ठीक। तो यहां पे हम क्या करते हैं? पहले हम Na से सोचते हैं, Na को मैच करते हैं, और Cl से किसको मैच करते हैं? अगर इस Na पे चार्ज गए तो क्या चार्ज होगा? एलिमेंटल स्टेट में चार्ज नहीं होता है। एलिमेंटल स्टेट में चार्ज जब कोई कंपाउंड बनेगा तब चार्ज होगा। एक पे प्लस एक पे माइनस, अट्रैक्शन फोर्स होगा, हमारे एलिमेंट जुड़ जाएंगे। यहां पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहां निकालोगे? Na पे कौन सा चार्ज होगा? Na पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। Cl पे क्या होगा? अब यहां लगेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? अगर यहां देखोगे तो Na से क्या बन रहा है? Na प्लस। प्लस कब आता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे कि गेन होने पे? प्लस बोल रहे हैं, गेन पे नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? निगेटिव। निगेटिव आएगा ना भाई, जिसको बुला रहे वही चीज आएगी ना, अपोजिट तो आएगी नहीं। उस पे चार्ज कौन सा है? निगेटिव। तो यहां पे क्या आ रहा है? प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट अपोजिट अगर हम ऊपर देखेंगे तो Cl से क्या बनेगा? Cl माइनस। यहां पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ। अब यहीं पे डिपेंड होगी डेफिनेशन, ठीक है। और ये हम इसलिए और करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ब्रायन के इलेक्ट्रोलिसिस है ये, चैप्टर नंबर 2 में है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस साल क्वेश्चन 100% आएगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस का क्वेश्चन हर साल आता है किसी एक पार्ट से। 3 चीजें बनती है उसमें, NaOH, H2, Cl2। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में एसेशन रीजन में आएगा, अनसीन पैसेज में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, वन वर्ड में आ जाएगा, आए जरूर, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। अब यहां पे ट्रिक हमने बताई थी, एन ऑयल, ठीक है। और दूसरा बताया था हमने क्या? रिग कैट। एन ऑयल रिग कैट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, एन का मतलब है एट एनोड। क्या मतलब है? एट एनोड। ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, आई का मतलब है इन्वॉल्व, एल का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एट एनोड ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कहीं भी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, एनोड नहीं होगा, एनोड पर होगा, ठीक। और यहां पे होता है रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किस पे? होगा कैथोड पे। ये डिफरेंसेस है दोनों में। तो यहां देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है? यहां हो रहा है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब ये वाली रिएक्शन तुम्हारी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है? तो ये वाली रिएक्शन क्या हो गई तुम्हारी? मतलब Cl हमारा क्या शो कर रहा है? रिडक्शन। Na क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? अब यहां पे वर्ड दूसरे यूज करते हैं। वर्ड का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीडेशन है
कोई एलिमेंट होगा ना वहां पे, तो जिस एलिमेंट के पास ऑक्सीडेशन दिख रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, ठीक। और जिस एलिमेंट के पास रिडक्शन दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। समझ गए, समझ में आ गया पूरा। क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन चैप्टर नंबर 2 में रहती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन बता ही चुके हैं, प्रेसिपिटेट बनेगा। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है, क्वेश्चन कराया था उसका हमने। और इंडो होता है जस्ट अपोजिट, हीट क्या हो जाएगी उसमें, एब्जॉर्ब, ठीक है। अगर हम करें इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ मतलब इस चैप्टर का एवरीडे लाइफ में यूज किया, तो दो एग्जांपल रहते हैं इसके। पहला कौन सा होता है, कोरोजन, क्या होता है, कोरोजन। दूसरा क्या होता है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ठीक। चिप्स के पैकेट में क्वेश्चन हर साल होता है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। क्यों भरी होती है, फूड बचा रहे, कैसे। और कोई गैस के पास है कुछ प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन इनर्ट नेचर बना देती है, तो वहां पे कोई भी गैस बैक्टीरिया काम ही नहीं करता है। तुम्हारे जो चिप्स के पैकेट हैं जो वो सेफ रहते हैं, चिप्स जब खाओगे तो वही टेस्ट मिलेगा और वही क्रिस्पी रहेंगे, उतनी क्रिस्पी होंगे। इसीलिए चिप्स देख के खरीदनी चाहिए। अगर हवा नहीं भरी है तो आपको लगेगा आप ज्यादा चिप्स ले रहे हो, लेकिन टेस्ट ले होंगे। हवा ज्यादा भरी है तो अच्छे चिप्स हैं, खाली हवा भरी है तो बिल्कुल ही बेकार है फिर तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन देख के, मतलब हवा होनी चाहिए भरपूर। अगर हल्का सा भी पचका है तो उसको ना लो, मतलब उसे नाइट्रोजन निकल रही है, फिर उसके अंदर अंकल चिप्स की जगह टेढ़े मेढ़े का टेस्ट आएगा, तो वो बेकार है, क्योंकि वहां पर रिएक्शन हो गई और पेट में जाके इनो काम करेगा, इसलिए वो बेकार लेना। तो हमेशा देख के लो, काफी हवा, भरपूर मात्रा में हवा होनी चाहिए, क्योंकि हवा नहीं है। 10 रुपए में अगर 7 पीस निकल है ना अंकल चिप्स, तो रीजन यही है कि जो 7 रुपए के अंकल चिप्स हो गए, 3 रुपए की हवा भरी होती है, नाइट्रोजन इतनी सस्ती गैस नहीं है। तो कोरोजन का मतलब ही क्या होता है, कोरोजन का मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई भी एलिमेंट का डिग्रेड होना क्या होता है, कोरोजन। और ये होता है हमारा एयर की वजह से, ठीक। आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हो, रियलिटी में रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन का रस्ट नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो आयरन आपने देखा होगा, सरिया देखी होगी, तो जब काटते हैं तो उसका सरफेस बहुत चमकता है। क्यों चमकता है, अब आपका आंसर होगा सर वो आयरन है। आयरन मतलब मेटल है, सारे मेटल में मेटेलिक लेक्चर होता है तो चमकेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चमकना बंद हो जाता है, क्योंकि वो आयरन क्या करता है, रिएक्शन करता है एयर से। एयर में मिलती O2 बनाता है Fe2O3, तो आयरन ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, उस लेयर के ऊपर लगती है रस्ट। तभी फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का, Fe2O3.XS2O। सीधा कहीं पर तुमने Fe.XS2O लिखा नहीं देखा होगा, पहले लेयर आती है। इसका एक्टिविटी दी गई आपके एनसीईआरटी बुक में, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, ठीक है। अब करा रहे हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर के। प्रिवेंशन भी होता है हमारा, रेंसिडिटी से बचने का, कोरोजन से बचने का। पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए करा रहे, रीजन बहुत सारी है, खाली यही बोलिए रीजन ये है, ऑक्सीजन बनाने का ये एक लैब मेथड है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है ना कि ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, सिलेंडर महंगे क्यों ऑक्सीजन के, अभी बहुत कम पड़ गया ना कोरोना टाइम पे, कम कैसे हैं, क्योंकि रियलिटी में ये ऑक्सीजन नहीं भरी होती, सिलेंडर खोला भर ली बंद कर ले गए, बनाई जाती है, वो फिर कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अगर हम बोले ये क्या है, रिएक्शन है कि इक्वेशन है, रिएक्शन है, इक्वेशन तुम्हें लिखनी है। तो यहां 3 वर्ड दिए गए, पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग गिव्स पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया, यहां पे रिएक्टेंट, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया, प्रोडक्ट, ऑक्सीजन क्या हो गया। और ये भी बोला गया किस टाइप के रिएक्शन है ये, तो पहले हम वर्ड लिख लेते हैं, क्या वर्ड दिए गए हैं। दिया गया है कि पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें,
पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम हीट करें, ट्रायंगल बना लिया, तो हमें मिल रहा क्या, पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले किस टाइप की रिएक्शन है। अब देखो आपने रिएक्टेंट में कितने वर्ड लिखे हैं, एक ही तो लिखा है, एक ही कंपाउंड, तो रिएक्टेंट कितना है यहां पे, एक, और यहां पे प्रोडक्ट कितने हो गए, मोर देन वन, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, अगर वो ये बोले डिकम्पोजिशन में कौन सा टाइप है, तो क्या यूज कर रहे हैं, मतलब इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही आपको नंबर दिलाएगा या कटवाएगा, फॉर्मूला करना पड़ा हो तो। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, ClO3। क्या फॉर्मूला होता है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, क्लोराइड का Cl, साथ में क्या मिल रहा है। अब प्रॉब्लम है बैलेंस करने की। अब बैलेंस करने की ट्रिक समझ लो, अगर कहीं तुमको ऑड डिजिट दिखे तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन बिना लिखे बैलेंस हो जाएगी। मतलब लिखते हो ना रिएक्टेंट कितने हैं, सेकंड साइड कितना है, फिर बैलेंस करते हो LHS RHS, अगर ऑड डिजिट दिखे तो, वरना आपको लिखना पड़ेगा। फिर कहीं और डिजिट है, कहां पे है, रिएक्टेंट साइड है ना, कितना है यहां पे, तो किसका 3 है, ये ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के 3 में मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे है 3 कर दिया। ठीक, यहां कितना है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, मल्टीप्लाई आगे होगा ना, के कितने हो गए, बैलेंस हो गई इक्वेशन। समझ गए, तो ऑड डिजिट में तुमको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, फिर एक सीधा कॉन्सेप्ट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का यहां ले गए, 3 का यहां था तो यहां ले गया, 2 यहां था तो वहां ले गए, तो आपकी इक्वेशन बहुत आराम से बैलेंस हो जाएगी। तो यहां पे 2 नंबर कैसे आएंगे, एक नंबर में तो यही पूछा था बैलेंस करो इसे, और जो अगेन नंबर था वो क्या था, किस टाइप की रिएक्शन है ये। आप लोग डिकम्पोजिशन लिखोगे, और अच्छा लिखना हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन लिख दोगे। ठीक है, अगर आप हल्का सा भी माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि थर्मल है कि, तो डिकम्पोजिशन नहीं लिखना। फिर क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, बोला गया है ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, मतलब बोला गया है ऑन हीटिंग, तुमने एरो बना लिया, ट्राइंगल बना लिया, ऑन हीटिंग हो गया, फिर बोला है ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। ठीक है, तो बोला गया है कॉपर, और क्या बोला इसने, सेकेंड और नाइट्रेट। अब आपके माइंड में एक नया वर्ड यहां पे ये आ गया, इस सेकेंड का मतलब क्या है, कॉपर सेकेंड लिख दिया ना बगल में, तो आधे बच्चे सेकेंड में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कॉपर 2 बार ले लें, कॉपर 2, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉपर सेकेंड का मतलब है, ये वैलेंसी लिखिए कॉपर की कितनी है, +2, कितनी है, +2। अब यहां पे जब तुम फॉर्मूला बनाओगे, 9th में सीखा ना डेराइव कैसे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इजी बना लोगे, CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, तुम्हें जो मिल रहा है वो मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का मिल रहा है, बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, प्लस एक ब्राउन गैस दे रहा है, एक दे रहा है ब्राउन गैस जो X है, ठीक है, और साथ में दे रहा है ऑक्सीजन गैस। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज X, ये X क्या है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट ऑन हीटिंग, बोल दिया इसने पहले, ये ब्लू कलर का है, कैसा है, ब्लू कलर का है, हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, ब्लैक कलर का है, ब्राउन गैस दे रहा है X, साथ में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन गैस। अब तुम्हें इक्वेशन बैलेंस भी करनी पड़ेगी, तभी बता पाओगे कि कौन सी गैस निकल रही है। हम ट्रिक भी बता देंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बैलेंस करनी नहीं, सीधा आंसर दे दोगे। ट्रिक तब अप्लाई करोगे जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में नीचे लिखा भी ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैसे करना है, पहले हम कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाएंगे, अगर नहीं याद है तो। ठीक, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, बोल दिया है, सेकंड मतलब चार्ज क्या है, +2, नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, NO3, चार्ज होता है -1। फॉर्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया, CuNO3 का होल ट्वाइस। इसको करना है हीट, क्या कर रहे हैं, 99.9% केस में जब भी हीट करोगे तो कभी भी 1 मोल नहीं लोगे, कम से कम 2 टाइम्स लोगे रिएक्टेंट,
कम से कम। ठीक है, कितने टाइम्स ले लिया हमने इसको? 2 टाइम्स। इसका तो ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। CO3 अगर दिखे तो किसको किसमें ब्रेक करेंगे हम? CO2 में। NH4 दिखे NH3 में। OH दिखे H2O में। बताया था ना हमने। अगर NO3 दिखेगा तो हम ब्रेक करेंगे NO2 में। किसमें ब्रेक करेंगे? ठीक है, क्या बन रहा है साथ में? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन गया। और क्या बन रहा है? O2। सारी चीजें लिख दी। कौन सी गैस आ रही है यहां पर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा इसका? अब बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, NO3 कहीं भी दिखे आप किसमें ब्रेक करोगे? NO2 में। इतना समझ में आ गया? NO3 किसमें ब्रेक करेंगे? NO2 में। कितना NO3 है? NO3 कितना है? O नहीं, NO3 को 1 मानो। इस पूरे को मान लो तुम 1 मान लो। मान लिया हमने X सही है। कितने टाइम्स है? 4 बार है ना, 4 टाइम्स है। तो 1 NO3 में 1 NO2 बनेगा। कितने टाइम्स है यहां पे? 4 टाइम्स। कितने बना दोगे? 4 टाइम्स NO2 हो गया। अब बैलेंस कर लो। कॉपर कितने हो गए यहां पे? यहां पे कितना हो जाएगा? देखो कुछ बच रहा है क्या? बैलेंस हो गई इक्वेशन। ऑक्सीजन कितने यहां पे? 12 है। देखो 8 10 12। समझ गए? कोई दिक्कत? रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन सारे सिलेक्टिव हैं। ठीक, नोट कर लो इसको और कहीं लिख लेना कॉपी में। ब्राउन गैस सिर्फ एक होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वैल्यू चेंज आ सकती है, कोई भी नाइट्रेट हो सकता है। अब एक क्वेश्चन इसी पर बेस हम दे रहे हैं आपको, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट की जगह लेड नाइट्रेट दे रखा है, बस लैंग्वेज सेम है। ब्राउन गैस उसमें भी निकल रही है। प्रॉब्लम पता कहां पे आ रही है? बैलेंसिंग। पहले नोट हो गया होगा। अब लेड नाइट्रेट सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन इतना है, यहां पर हीट हो रहा है लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? हीट कर रहे हैं। पहला मूल मंत्र क्या था? नहीं, वो मूल मंत्र बहुत बाद में आएगा। पहला मूल मंत्र था कि अगर कभी भी डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो एक नहीं होना चाहिए। कितना कर लोगे यहां पे? दूसरा मूल मंत्र यह था कि भैया NO3 किसमें टूटेगा? NO2 में तोड़ लिया, O2 निकलनी है। ठीक, साथ में मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? तो मेटल ऑक्साइड क्या हो गया? PbO। अब बैलेंसिंग तो कर लोगे ना। NO3 कितने हैं यहां पे? NO3 कितने हैं? 2 2 4। तो यहां पे कितने टाइम्स आ जाएगा ये? और Pb कितने टाइम्स है? बैलेंस हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? सीधे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता है। मतलब ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सीधे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कंपाउंड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज होता है। आज से अगर हम 7-8 साल पहले चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, तब चोट लगती थी तो डॉक्टर साफ करता था घाव को एक पानी जैसा केमिकल डाल के, वो H2O2 होता था। अब टेक्निक मॉडर्न है तो काफी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑलवेज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, व्हाई? अब समझो भाई, अगर कोई चीज डार्क कलर्ड बॉटल में रखी गई तो क्यों रखी गई है? ताकि लाइट उस तक ना पहुंचे। मतलब वो लाइट से प्रॉब्लम कर रही होगी। इसका रीजन ये है कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड में लाइट चली गई तो वो परऑक्साइड का जो परा है ना, वो गायब हो जाएगा, ऑक्साइड बचेगा, फिर वाटर हो गया, बेकार। ये रीजन है हमेशा किसमें रखते हैं हम लोग? डार्क कलर बॉटल। सेम क्लोरोफॉर्म का रीजन है। क्लोरोफॉर्म को भी हमेशा डार्क कलर्ड बॉटल में रखेंगे, लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसमें क्या, अगर क्लोरोफॉर्म सनलाइट से रिएक्शन कर लेगी तो वो टॉक्सिक बन जाएगी, फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म सूंघोगे तो दूसरे दिन उठ जाओगे। भाई क्या होता है उसमें सूंघने पर? बेहोश होते हैं ना। लेकिन अगर तुमने सनलाइट में रख के सूंघा तो फॉस्जीन है, तो दूसरे जन्म में जगोगे। डिफरेंस है। अगर क्लोरोफॉर्म सूंघोगे तो 2 लोग उठा के लाएंगे, फॉस्जीन सूंघोगे तो 4 लोग लाएंगे, आ तो जाओगे बाहर तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा,
H2O2 always kept in dark colored bottles. Why? क्वेश्चन कहीं पे लिख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर ये वर्ड आ जाए डार्क कलर्ड तो समझ जाओ वहां पे सनलाइट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑलवेज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, वाई? रिएक्शन देनी पड़ती है इसमें। अब देखो क्या है ये, H2O2 फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, क्या होता है, अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में आ गया तो कौन सा रिएक्शन होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अभी मूल मंत्र बताया था डिकम्पोजिशन का, क्या था, 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2 लगा दिया। अब चीजें ब्रेक होंगी ना, तो ब्रेक होता है H2O और O2 में, हो गई रिएक्शन। ये रीजन है कि इसको हमेशा कैसे रखते हैं हम लोग, नॉर्मल कलर्ड बॉटल में नहीं रखते हैं, इसमें रखते हैं डार्क कलर्ड बॉटल्स में। लिख लो इसको। एक क्वेश्चन और है, डाइजेशन ऑफ फूड किस टाइप की रिएक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड नहीं, केमिकल तो है, किस टाइप की है, फिजिकल तो वैसे भी नहीं, खाना खाने के बाद खाना बन के नहीं निकलेगा, क्या बन निकला आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन किस टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स कह रहे भाई, खाना खा रहे तो O2 CO2 से थोड़ी ना अंदर जा रहा है, हमने रोटी तोड़ी सब्जी से खाई तो कहां रेडॉक्स आ गया, ना रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन है, रोटी सब्जी है वो तो। डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमने बायो में पढ़ा होगा कि जो बिग पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक होते हैं, जितने भी एंजाइम जो भी अंदर हो उनसे क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में ब्रेक होते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल तो है ही, फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में जो कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, कागज को फाड़ दो, क्या है ये, वगैरह फट जाएगा फट तो जाएगा, ये फिजिकल है केमिकल है, क्यों, क्योंकि कागज को फाड़ा तो कागज रहेगा, वो मोमिया नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर तुम खाना खा लोगे तो फिर अगर निकालोगे भी ना, दही के साथ निकलेगा, खाना नहीं निकलेगा, ठीक है। ये नोट हो गया। इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो डाइजेशन ऑफ फूड इंपॉर्टेंट था, आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन लिख के बोर्ड में ना आना, जो कॉपी चेक करे हंसेगा कि मतलब तो बच्चे को भी पता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक क्वेश्चन और बोला गया, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और वो हाईली सोल्यूबल है तो क्या होगी, नहीं होगी, फिर पहले सोल्यूबल है, घुल जाएगी, बचेगा नहीं कुछ। भाई अगर तुम रिएक्शन करा रहे हो वो तो सोल्यूबल है, दो लिक्विड में तो हो जाती रिएक्शन, तभी तो हाईली सोल्यूबल नहीं होते। फिर अगर हाईली सोल्यूबल है तो वो मिक्स हो जाएंगे, हम प्रोपोर्शन ही बता पाएंगे किसका कितना है, जो बनेगा फिर वो मिक्सचर होगा, मिक्सचर को हम फिर नहीं बता पाएंगे प्रोपोर्शन क्या है। तो ये वर्ड याद रखना, हाईली सोल्यूबल, हाईली वर्ड आ जाए, हाईली सोल्यूबल हाईली एनाइज तो हाईली है, तो उससे रिएक्शन नहीं होना है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा है सिंपल, आपको खाली ये बताना है फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बहुत सिंपल है, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, ऑफ पेट्रोल क्या है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। इस पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सोचते हैं फिजिकल, बहुत लोग क्या सोचते हैं केमिकल। एक्चुअली में क्या है कि इवेपोरेशन हमेशा फिजिकल रहता है, केमिकल कभी नहीं होगा। यार पेट्रोल उड़ा रहे हैं, जला नहीं रहे हैं, इवेपोरेशन से पेट्रोल मिलता है। भाई इवेपोरेशन याद रखना किसी का भी होगा, फिजिकल रहेगा। अगर H2O को इवोपरेट करोगे तो ऊपर H2O जाएगा, शरबत बनकर नहीं जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता बर्निंग ऑफ पेट्रोल तो केमिकल होता, लेकिन इवेपोरेशन कहीं भी लिख लेना बड़ा बड़ा, इवेपोरेशन ऑलवेज सो फिजिकल चेंज नॉट केमिकल। नंबर फिर आपको फिजिकली मिलेंगे बेकार, क्या हो जाएगा ये हमारा रीजन। ये है कहीं भी अगर ये वर्ड लिख के आता है आपके पास तो आप क्या बोलोगे, वो फिजिकल चेंज है, केमिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिशन चेंज नहीं होता इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, वो नहीं होना है। फिर
क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी का, बर्निंग ऑफ एलपीजी। क्वेश्चन क्या है? बर्निंग ऑफ एलपीजी क्या होगा? ये फिजिकल केमिकल? ये केमिकल होगा, फिजिकल मत सोचना। अगर फिजिकल हो बाय चांस, बच्चे से सोचे सर बर्निंग तो हो रही है, एलपीजी तो एलपीजी रहेगा ना, लेकिन एलपीजी एलपीजी नहीं रहता है। बर्निंग अगर एलपीजी एलपीजी रहे, सिलेंडर कभी खत्म ना हो, एक बार भराव चलता रहे साल भर, खत्म होता है ना, क्योंकि एलपीजी खत्म हो रही है। तो बर्निंग वर्ड है कहीं पे भी आता है, कहीं पे भी आता है तो वो क्या होता है? केमिकल। चाहे वो किसी का भी बर्निंग हो, किसी का भी बर्निंग हो, केमिकल में ही जाएगा। एक क्वेश्चन है कि कैटालिस्ट का रोल क्या होता है रिएक्शन में? एक नया वर्ड है कैटालिस्ट, ये नहीं हुआ था लास्ट टाइम पे। रिएक्शन की रेट को देखो, रिएक्शन की स्पीड को ये कम करता है, ज्यादा करता है या स्टॉप करता है? तो स्पीड को, स्पीड इज अ फिजिकल टर्म, केमिस्ट्री में स्पीड को बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? तो आप सिंपल लिखोगे इट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अब कैटालिस्ट होता क्या है? ये एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है जो इसलिए मिलाते हैं ताकि जो रिएक्शन का रेट है वो चेंज हो जाए। खुद रिएक्ट नहीं करता है एक्चुअली में, अभी आप यही पढ़ोगे 11 तक रिएक्ट नहीं करता है, 12th में करता है नैनो सेकंड के लिए। अभी आप यही पढ़ोगे, यही पढ़ना ही है कि रिएक्टेंट कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। भाई चाय बनाते हो, अदरक डालो उसमें, अदरक का काम क्या होता है? जैसे डालते हो वैसे निकल आती है, लेकिन टेस्ट बढ़ जाता है उसका। तो जो अदरक है ना, ये कैटालिस्ट का काम करता है। अदरक जैसा गया वैसे निकल आया, वो अलग की बात, दोबारा उसको नहीं खा सकते हैं, लेकिन जैसा गया वैसे निकल आया। नमक डालो, अगर तुम अदरक चाय में नमक डाल दो तो नमक जैसा जाएगा वैसा नहीं निकलेगा, फिर वो गायब हो जाएगा, चाय नमकीन कर देगा। तो जो नमक है ना वो रिएक्टेंट हो गया, कैटालिस्ट नहीं है। लेकिन तुम अदरक डाल दो उसमें और जो भी एक्सटर्नल सब्सटेंस मिला सकते हो वो मिला दो उसमें, तो वो कैसे काम करें? उनका काम है चाय को डिफरेंट डिफरेंट करना, तो वो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्पेसिफाई कर देता है। धीमे हो रही है, हमें जल्दी चाहिए, ले आया कैटालिस्ट। जल्दी हो रही है, हमें धीमे चाहिए, ले आया कैटालिस्ट। रोकना रिएक्शन को, फिर से कैटालिस्ट ले आया। ये काम है कैटालिस्ट का। ये क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो सारे बोर्ड लेवल, मतलब बोर्ड लेवल मतलब पता क्या है? एक्स वाई वाले करा रहे हैं, ठीक। एक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी, लाइफ में भी। एक्स वर्ड हर जगह आएगा, और एक्स के 3 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में, गारंटी दे रहे भाई। एक इस चैप्टर से, एक सेकंड चैप्टर से, और एक 4th चैप्टर से, ठीक है। और ये बच्चे बहुत गलत कर देते हैं एक्स वाले, क्योंकि एक्स कुछ और मान लेते हैं, सही होना नहीं है। एक्स के क्वेश्चन दिक्कत करते हैं। ये मानोगे अगर केमिस्ट्री 15 नंबर की है तो 6 नंबर क्वेश्चन एक्स वाले आएंगे, और उस पर आपको बहुत मतलब एक्स पे ही ध्यान देना है। इधर दिमाग भटका तो वाई बन के आओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ए सब्सटेंस एक्स, ए सब्सटेंस एक्स, इसमें लोग गैस कर लेते हैं, दिक्कत ही होती है। क्वेश्चन आता नहीं, गैस करते हैं। वो एक्स का सोचते हैं, जिस नाम से नेम होगा उस नेम से सिंबल सोच लेते हैं। हाँ पी से तो लेड होगा, गलत हो गया उतने में। मतलब पी से नाम है किसी का तो पी से लेड सोच लिया, के से नाम है पोटेशियम सोच लिया, उसमें गलत हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री है। तो इसमें बोला ये सब्सटेंस एक्स है जो ऑक्साइड है सेकंड ग्रुप का, हिंट देगा हमेशा। एक सब्सटेंस क्या है? एक्स, बोल रहा है ये सेकंड ग्रुप का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? सेकंड ग्रुप का ऑक्साइड है। तो सेकंड ग्रुप तुम्हारे दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। बाप इसमें आता नहीं है, राजी होगा नहीं क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो 4 ही में गेम में होगा पूरा। या तो बेटा होगा, मांगे कार स्कूटर, बस स्कूटर भी नहीं आएगा इसमें। या तो कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा। बेरिलियम रिएक्ट बहुत रेयर केस में करता है क्योंकि कोवेलेंट नेचर होता है, तो या तो मैग्नीशियम है या क्या है? कैल्शियम, ठीक। फिर आगे बोल रहा है और इट इज यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में खाली एक यूज होता है। यहां तुमको तीसरी हिंट दी गई है, हिंट क्वेश्चन में दी जाती है कि जो सेकंड ग्रुप का है ये यूज हो रहा है सीमेंट इंडस्ट्री में। अब सीमेंट जैसे आ जाएगा माइंड में तुम्हारे आएगा कि सीमेंट से क्या क्या होता है घर पे। अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या है तो सोचो सीमेंट से घर में क्या क्या यूज होता है। सीमेंट से घर बनते नहीं बनते? बनते भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा लेते हैं पीओपी अच्छा करने के लिए। तो वहां का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2. कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? Ca, ये सेकंड ग्रुप का होता है। तो तुम्हें एक हिंट यहां मिल गई कि जो हमारा एक्स है वो क्या है? Ca है। क्या है? अब यहां से आगे तुम पढ़ोगे तो लिखा है दिस एलिमेंट इन प्रेजेंट इन अवर बोन्स ऑल्सो।
तो बोन्स में तो पता ही है कैल्शियम कमी होती है दांत और हड्डियों में, तो जल्दी टूटते हैं। जिनकी ज्यादा होती है उनके भी टूटते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज सही नहीं है तो। ठीक है। बोन्स ऑल्सो ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, अगर ये ट्रीटमेंट करता है वाटर से तो बनाता है एक कंपाउंड। अब यहां पे भी क्वेश्चन दे दिया गया, अगर ये एक्स रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, तो बना रहा है एक कंपाउंड। क्या बना रहा है, कंपाउंड। ये वाई है, क्या है, और ये कंपाउंड का नाम नहीं दिया है, ये बताया है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, मतलब ये बेसिक होगा। तो इतनी तुम्हें हिंट दे रखी है। ठीक, क्वेश्चन तुम्हें पूरा करना है। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर जो बुक आती है उसमें लिखा है। क्या करना है भाई, सीए मिल गया हमको कैल्शियम, किससे रिएक्शन हुई हमारी, वाटर से। जब कैल्शियम रिएक्शन करता है वाटर से, क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। सारे आंसर हो गए। अब लास्ट में क्या आ रहा है इसमें, OH, मतलब बेस है आंसर। तो यहां पे है Ca + H2O, CaO कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको।